हमें से कई लोगों को अमेरिका उसके बहुसंस्कृतिवाद के लिए पसंद है। एक प्रकार से अमेरिका ने विभिन्न विचारों, विश्वासों, आशाओं और सपनों के लोगों को एक साथ ला दिया है। टेक्सास में भारतीय मूल के निवासी 2 लाख से भी अधिक हैं। इस भारतीय समुदाय में सबसे अधिक प्रेरणादायक कहानियों में से एक कहानी इस दंपत्ति की है। अपने परिश्रम और अच्छे इरादों के माध्यम से आज इन्होंने अमेरिका और भारत में अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। इस कहानी का आरंभ होता है भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में। I was born in a small town called Pilkhua. मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था जिसका नाम है पिलखुआ। ये उत्तर प्रदेश में है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मैं मोदी नगर गया था। उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में प्रवेश पाने में सक्षम रहा, जहां मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। बाद में मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे मैं अमेरिका आकर यहां पढ़ाई कर सका। पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा रेनो स्कूल ऑफ माइंस गया, जहां मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय भी गया। And then I went on to Columbia University in New York. सुभाष की तरह सरोज ने भी भारत में ही अपनी पढ़ाई और अध्ययन की यात्रा शुरू की है। मेरी पूरी शिक्षा भारत में हुई। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और बाद में पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स की पढ़ाई की। Didn't finish my PhD. I had an offer for a job. पीएचडी पूरी करने से पहले ही मेरे पास नौकरी के लिए एक प्रस्ताव था, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। मेरा कार्य एक तेल कंपनी में शोध से संबंधित था। ये उन दिनों की बात है जब तेल कंपनियां खनिज कंपनियों का अधिग्रहण कर रही थी। परिणाम स्वरूप कार्य के चलते सुभाष ने अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ समय बाद उनकी कंपनी ने उन्हें एरिजोना स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहां उन्होंने कुछ समय भी बिताया। एक समय था जब ह्यूस्टन शहर का उनके जीवन में कोई अता पता भी नहीं था, परंतु शीघ्र ही ये बदलने वाला था। So then in 1979 or 80 we moved to तो 1969 या 1980 में हम ह्यूस्टन आ बसे। मुझे एक इंजीनियरिंग कंपनी ब्राउन एंड रूट में नौकरी मिल गई। ह्यूस्टन में भारतीय आबादी की संख्या अधिक थी। सन 1982 में मेरी कंपनी ने मेट्रोलॉजिकल ग्रुप को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप कई लोगों को नौकरी से हटाना पड़ा, जिसमें से एक मैं भी था। and I was laid off because they decided to disband. इसलिए 82 में हमने स्कॉलरली पब्लिकेशन नाम से अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसे हमने 2004 तक लगभग 22-23 साल तक सफलतापूर्वक चलाया। About 22-23 years until 2004. उनकी कंपनी टेक्निकल बुक्स और रिसर्च पेपर्स में स्पेशलाइजेशन रखती थी। 2 दशकों से भी अधिक समय तक स्कॉलरली पब्लिकेशन ने सुभाष को व्यस्त रखा, परंतु धीरे धीरे समाज सेवा करने का उनका जुनून बड़ा होता चला गया। लगभग 23 वर्षों के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया और अपनी पत्नी सरोज के साथ एक नई यात्रा शुरू की। I was initially president of विश्व हिंदू परिषद. मैं शुरू में विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था। लगभग 10 साल तक मैं इस पद पर रहा, 1985 से 1995 तक। 85 to 1995, something like that. हमारे पास बच्चों और अभिभावकों से संबंधित कई गतिविधियां चलती थीं। बाल विहार, what we call बाल विहार. And the हमारा विचार था कि हम हिंदू संस्कार और हिंदू धर्म के मूल्यों को हमारे बच्चों को प्रदान कर सकें। उसके बाद सन 2000 में
मुझे हिंदू स्वयंसेवक संघ ने संघ चालक का दायित्व दे दिया। Around 2000, they gave me the responsibility of Sangh Chalak of Hindu Swayamsevak Sangh. मैं स्वयं सेवा इंटरनेशनल और IHA से जुड़ी हुई हूँ। मेरी हिंदी भाषा में बहुत रुचि है। IHA को इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अतिरिक्त मैं और भी कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पति को समाज सेवा के कार्य में बहुत अधिक दिलचस्पी है। वैसे तो मुझे भी समाज सेवा का कार्य अच्छा लगता है, परंतु मेरे पति तो इस तरह के कार्यों के प्रति अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। हम दोनों कई प्रकार की ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो भारत और अमेरिका में समाज सेवा का कार्य करती हैं। मुख्यतः मेरे पति एकल, BHP और कई प्रकार की किड्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। We run so many that kind of project which serve American community as well as सेवा के द्वारा हम कई तरह की परियोजनाएं चलाते हैं जो अमेरिकी समुदाय के साथ साथ भारतीय समुदाय की भी सेवा करती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमने हरिकेन हार्वे से जुड़े हुए राहत कार्य में भी भाग लिया था। हरिकेन हार्वे ने ह्यूस्टन में काफी तबाही मचाई थी और हमारे संगठन सेवा इंटरनेशनल ने ह्यूस्टन समुदाय की बहुत सेवा की थी। इस सेवा कार्य के लिए हमें ढेरों सारे पुरस्कार और $1 मिलियन का अनुदान भी प्राप्त हुआ। हरिकेन हार्वे इतना शक्तिशाली था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी हर जगह प्रवेश कर चुका था और लोग घिर गए थे। हमारे घरों में नावें थीं और हमने उन नावों को पानी में उतार दिया, जिससे उन लोगों को बचा लिया गया। जिन लोगों को बचाया उनमें से आज कई लोग तो सेवा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। ये स्वाभाविक ही तो है, क्योंकि जिनकी आप जान बचाते हैं वे लोग आपको जीवन भर भुला नहीं पाते। ये काफी भावुक और अकल्पनीय होता है। समाज सेवा के कई कार्यों और विभिन्न प्रकार के आपदा राहत प्रयासों से जुड़े होने के अलावा दोनों को ही हिंदी भाषा में बेहद दिलचस्पी है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षण की स्थापना हेतु उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। श्री सुभाष गुप्ता कई दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वह हिंदूज ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के बोर्ड ऑफ एडवाइजर में शामिल है और ह्यूस्टन में एस व्यासा के फाउंडिंग पैटर्न है। उनकी समाज सेवा सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। अपनी जन्मभूमि भारत के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के सभी कोनों को साक्षर और विद्यावान बनाना उनका नया मिशन है। हमारी कंपनी के 2005-2006 के आसपास बंद होने के बाद मेरा रुख सामाजिक गतिविधियों में और भी अधिक हो गया। श्याम गुप्ता जी, जो एकल विद्यालय के संस्थापक हैं, वह हमेशा से मुझे एकल में शामिल करना चाहते थे। मुझे एकल विद्यालय के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 2007 के आसपास में एकल विद्यालय से जुड़ गया। Joined एकल विद्यालय in I think 2007 or so. एकल विद्यालय का अर्थ हुआ एक अध्यापक वाली पाठशाला। एकल अभियान सिर्फ साक्षरता तक ही केंद्रित नहीं है, यह समाज और अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा के विकास में भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका में भारतीय समुदाय ने अपनी अपार सफलता और राष्ट्र के प्रति अपने योगदान से बहुत यश अर्जित किया है, परंतु ये भी सच है कि इस समुदाय के सामने कई कठिनाइयां भी हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक के अंत तक पहली पीढ़ी के हिंदू जो भारत से अमेरिका में आए, उनका शुरुआती जीवन या तो अध्ययन में और या फिर अपने को आर्थिक रूप से सशक्त करने में व्यतीत हुआ। जब इस पीढ़ी के लोगों की आयु 40 वर्ष के आसपास पहुंची, तो उन्हें आभास हुआ कि उनके बच्चे भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं।
इस गंभीर समस्या का समाधान निकालना अति आवश्यक था। 1980 के दशक में इन समस्या के समाधान हेतु ह्यूस्टन क्षेत्र में रेजिडेंशियल कैंप्स आयोजित किए गए, जिन्होंने पहली बार हिंदुओं की यूथ एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। विश्व हिंदू परिषद has been holding the camps for last 35-36. विश्व हिंदू परिषद पिछले 35 से 36 वर्षों से यूथ कैंप्स का सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है। इन कैंप्स में लगभग 7 साल से 19 साल की आयु के बच्चे एक सप्ताह के लिए आते हैं, जो खेल के साथ साथ हमारे हिंदू मूल्यों और हिंदू धर्म का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ये बच्चे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, साथ ही साथ उन्हें अपनी स्वयं की देखभाल करने का भी अवसर मिलता है। Without the supervision of their parents. We started thinking we have to have something for the community. हमें ऐसा लगने लगा था कि स्थायी रूप से बच्चों के लिए और समुदाय के लिए कुछ करना आवश्यक है। और फिर मेरे पति ने कैंप साइट का प्रस्ताव रखा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी। यह सच है कि मनुष्य का आना जाना तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आप समाज एवं समुदाय के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं तो उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप यह कार्य अपने को महिमा मंडित करने के लिए करो। समाज सेवा तो निस्वार्थ भाव से की जाती है, और इसका परिणाम आपको क्या मिलता है? खुशी, संतुष्टि। भला इससे अधिक सुखदायी और क्या हो सकता है? Because very, very important, when we do something, we should realize the result is right away we get. What is that result? Satisfaction, happiness. Anything is done in this world only to get the happiness. अमेरिका में कई हिंदुओं का मानना है कि वर्तमान स्थिति में अहंकार और भौतिकवाद से पीड़ित समाज को भारतीय धार्मिक परंपराओं और सिद्धांतों की और भी अधिक आवश्यकता है। अतः हिंदू संस्कारों को, जो समय की कसौटी पर खरे उतरने के बावजूद भी आज की दुनिया में नजरअंदाज हो रहे हैं, फिर से पुनर्जीवित करने का समय है। So these camps have been so successful that there is a ये कैंप्स इतने सफल हैं कि बिना किसी प्रचार के लगभग 600 से 800 बच्चे इनमें शामिल होना चाहते हैं, और यदि हम प्रचार शुरू कर दें तो यह संख्या 1500 के आसपास भी पहुंच सकती है। जब मुझे सुषमा जी और विजय जी द्वारा पता चला कि सीमित साधनों के चलते हम केवल 300 बच्चे ही कैंप्स में ला पा रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। यही नहीं, सीमित साधनों के कारणवश हम छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को अलग अलग करने के लिए भी विवश थे। एक दिन अपनी धर्मपत्नी से बातचीत के दौरान हमने निर्णय लिया कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना होगा। हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारी ओर से इस देश में हिंदू धर्म को समर्पित एक उपहार होगा। सुभाष और सरोज के साथ एवं सानिध्य में उनके कुछ अन्य मित्र भी उनके प्रयासों में शामिल हो गए। फलस्वरूप 50 एकड़ से भी अधिक भूमि को खरीद लिया गया। हम दोनों ने निर्णय किया कि इस परियोजना में कुछ और लोगों को भी शामिल करना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्त, जिनको हमने आमंत्रित किया, वो भी हमारे साथ इस परियोजना में शामिल हो गए। So we are a group of 4 people. हम कुल 4 लोग हैं। अभी तो यह संपत्ति निजी हाथों में है, लेकिन हमने इस भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टेक्सास हिंदू कैंप साइट। यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन धन के संग्रह से संबंधित कार्य और निर्माण कार्य का दायित्व संभालेगी। लगभग 1.5 से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, और अब चूंकि यह हमारी अपनी संपत्ति है, इसलिए हम कई कैंप्स आयोजित कर पाएंगे।
वास्तव में अमेरिका में ये एक बड़ा मुद्दा है। अधिकतर कैंप साइट्स या तो क्रिश्चियन कैंप्स के लिए अथवा उनके अपने किसी और उपयोग के लिए व्यस्त होती हैं। यदि हिंदू कैंप्स को जगह मिलती है तो मुश्किल से 1 या 2 सप्ताह के लिए। These campsites for a week or 2 weeks, and that's where we come in. सुभाष जी ह्यूस्टन में सबसे अधिक उदार व्यक्तियों में से एक हैं। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हिंदी भाषा को संरक्षित करना हो या फिर योग या अन्य हिंदू गतिविधियां हो। परंतु सबसे मुख्य कार्य जो सुभाष जी करने जा रहे हैं वो है टेक्सास का पहला हिंदू कैंप साइट। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं और मेरा परिवार पिछले 35 वर्षों से भी अधिक समय से इन कैंप्स में शामिल रहा है। मेरे सभी तीनों बच्चों ने कैंप डायरेक्टर के दायित्व का भी निर्वहन किया है। तन और मन की शांति के लिए उन नए तौर तरीकों को खोजने की आवश्यकता है जो कि सिद्ध पारंपरिक बौद्धिक प्रणालियों पर आधारित हों। इन यूथ कैंप्स का आयोजन आखिर इसी संदर्भ में ही तो है। उदाहरण के लिए योग, आयुर्वेद और जैविक हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देना एक उत्तम विचार है। सरोज इस विषय के प्रति बहुत उत्साहित है। Actually, me and my husband do believe it's not only allopathic in this world. There are मेरा और मेरे पति का मानना है कि इस दुनिया में उपचारों की श्रेणी में केवल एलोपैथिक उपचार ही नहीं है, अन्य उपचार प्रणालियां भी हैं, जिनके बारे में या तो हमें ज्ञान नहीं है या फिर जिन पर बहुत अधिक शोध नहीं किया गया है। उनमें से एक है आयुर्वेद। हम आयुर्वेद के कई उत्पादों का प्रयोग करते हैं और हम उनका अच्छा परिणाम भी जानते हैं। इसलिए हमने कुछ लोगों से बात की जो इस कैंप साइट पर आयुर्वेद की औषधियों का उत्पादन करने में सहयोग करेंगे। भूमि तो पर्याप्त ही है, लगभग उसमें से 10 एकड़ के आसपास हम हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए समर्पित करना चाहते हैं। इस नई सरकार के आने के बाद भारत में भी आयुर्वेद पर बहुत अनुसंधान चल रहा है। इसीलिए अब हम इस वैज्ञानिक प्रणाली पर और दूसरी प्रणालियों की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं। हमारी सोच ये है कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से निर्मित दवाओं का यहाँ अमेरिका में भी उत्पादन करना बहुत अच्छा होगा, ताकि यहाँ भी लोगों के स्वास्थ्य में लाभ हो। और मुख्य बात ये है कि हम जानते हैं कि ये लोग लाभान्वित हों, क्योंकि वे पूर्ण रूप से सिर्फ एलोपैथिक उपचारों और उत्पादों पर ही निर्भर हैं। जब वो आयुर्वेद के उत्पादों का प्रयोग करेंगे तभी तो उन्हें अंतर का एहसास होगा। एक कर्मचारी या एक सफल उद्यमी के रूप में श्री सुभाष गुप्ता ने त्रासदियों और कठिनाइयों में भी अवसरों को तलाश लिया। वह एक समर्पित पिता, एक स्नेह करने वाले पति और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। व्यवसाय हो या फिर समाज सेवा, इस यात्रा में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गुप्ता ने हमेशा उनका भरपूर साथ दिया। अधिकांश भारतीयों के लिए एक मजबूत पारिवारिक बंधन बेहद महत्वपूर्ण है। We got our first baby when शादी के 1 साल बाद हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद हम एरिजोना में रहने लगे और वहाँ पर हमारे दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। आज हमारे दोनों बच्चे विवाहित हैं, एक न्यूयॉर्क में है और एक चार्लेट में। सुभाष और सरोज ह्यूस्टन क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ वे कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में गहराई से शामिल हैं, लेकिन फिर भी वे ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ भी पर्याप्त समय बिताएं, जो आज अमेरिका के अन्य शहरों में निवास करते हैं। इस प्रकार से नाना नानी का सकारात्मक प्रभाव उनके अपने नाती पोतों पर भी खूब पड़ता है। My name is Isha and his name is Dylan. 1, 2, 3, go. Oh, 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 oh. Try everything. Oh, 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 oh. Try everything. Oh, oh, oh. अंकल और आंटी अत्यधिक दयालु तो हैं ही,
साथ ही वे मुझे मेरा स्वयं का एक बेहतर स्वरूप बनाने में भी सहयोग करते हैं। आंटी बहुत आत्मविश्वास से ओतप्रोत और ऊर्जावान है। उनकी ऊर्जा का स्तर अकल्पनीय है। मैंने तो अपने सहकर्मियों को हंसी हंसी में यह तक कह दिया कि काश ऐसा होता कि उनकी ऊर्जा स्टारबक्स में एक बोतल में भरी हुई मिलती। प्रथम दृष्टि में आप उनके व्यक्तित्व को आम समझने की भूल गलती से भी मत करना। उनका हौसला और उनकी ऊर्जा अद्वितीय है। कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में मीडिया, राजनेताओं, सहकर्मियों में हाहाकार मचा हुआ था और लोगों में डर था कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क इत्यादि उपलब्ध नहीं होंगे। परंतु इसी दौरान मैं अपने घर वापस आता हूँ, टेक्सास से अंकल आंटी द्वारा भेजा हुआ लिफाफा खोलता हूँ और अंदर मुझे मेरे लिए एक N95 मास्क मिलता है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। Sugarland, Texas, from Uncle and Auntie, and inside I find an N95 mask for me. I just wanted to say how much I love my grandparents. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नाना नानी से बहुत प्यार करता हूँ। वे बेहद दयालु और बहुत उदार हैं। वे मेरे लिए बहुत खास हैं और उनके साथ समय बिताने से बेहतर शायद कुछ भी नहीं है। वो हमेशा मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, चाहे वे नाना के साथ सुबह सुबह बैडमिंटन खेलना हो या नानी के साथ देर शाम कार्ड्स। उनके साथ समय बिताने में बहुत मजा आता है और हमें खुश करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। They just make it so fun and so amazing because they just try so hard to make your time the best time, which I love. So I just have a quick little story. So when we were driving to a children's मैं एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूंगी। एक दिन हम नाना और नानी के साथ चिल्ड्रन साइंस म्यूजियम जा रहे थे। रास्ते में एक स्केटिंग रिंग को देखकर हमारा उसमें जाने का अचानक से बहुत मन हुआ। नाना नानी तुरंत तैयार हो गए, जबकि उनको पता था कि चिल्ड्रन साइंस म्यूजियम भी बहुत रोचक है। हमने स्केटिंग रिंग में बहुत समय बिताया और नाना नानी बहुत प्रेम पूर्वक और धैर्य पूर्वक हमारा साथ दे रहे थे। उन्होंने एक बार भी हमें ऐसा लगने नहीं दिया कि उनको थकान महसूस हो रही है। फिर हम सब साइंस म्यूजियम गए और वहाँ पर पूरे 4 घंटे व्यतीत किए। अंत में हम थक गए, पर नाना नानी पूरी उमंग के साथ हमारा साथ देते रहे। उनमें हमारे लिए इतना प्रेम और धैर्य है और मैं भी उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ। आप दोनों ने वो दिन हमारे लिए कितना शानदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है। I just want to say that I love them so much. They're just so amazing, and they made that specific day like the best day ever, and I really love them for that. Well, for me, my parents. मेरे लिए तो मेरे माता पिता मेरे हीरो हैं। मैं हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहती थी। मैंने आज तक उन्हें किसी के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहते नहीं सुना है और यही कारण है कि वे ह्यूस्टन ही नहीं, हर जगह किसी के भी साथ दोस्ती करने में सक्षम हैं। वे अन्य लोगों के नकारात्मक विचारों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरों के नकारात्मक शब्द उन्हें अच्छा करने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। इसीलिए वे ह्यूस्टन, भारत, हर जगह इतने सारे लोगों की स्वेच्छा से सहायता एवं सेवा करते हैं। उनकी सकारात्मकता ही तो वो कारण है कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनके पास आते हैं और उनसे मदद और सलाह मांगते हैं। बचपन में भी उन्होंने हमें यही अनुभव कराया कि परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम साथ में बेहद आनंदमय समय गुजारा करते थे। बचपन में मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, पर अब एक वयस्क के रूप में मुझे यह एहसास होता है कि यह उनकी सकारात्मक ऊर्जा ही थी। और ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, मेरे बच्चों की देखभाल हो या फिर मेरी आपातकालीन सर्जरी के बाद मेरी स्वयं की देखभाल। उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। उनका निस्वार्थ प्यार, उनकी सकारात्मकता, उनकी ईमानदारी और उनके आदर्श ही तो हैं कि हर दिन मैं उनके जैसा बनने का प्रयास करती हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम अजीत गुप्ता है और मैं सरोज और सुभाष का बेटा हूं। मेरी बाई ओर मेघा है और हमारे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं अपने माता पिता के बारे में कुछ शब्द साझा करना चाहता हूं। मेरे लिए वे दुनिया के 2 सबसे उदार व्यक्ति हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के बाद के वर्षों के दौरान जब मैं अविवाहित था तो वे मुझे अक्सर मिलने आते थे, चाहे न्यूयॉर्क में मेरे अपार्टमेंट का रेनोवेशन हो या फिर कनेक्टिकट में मेरे घर में मेरी सहायता। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। उन्होंने मेरा समर्थन तब भी किया जब मैं ये पहचानने में असफल था कि वे मेरे लिए कितने मूल्यवान हैं। उन्होंने मुझ में नैतिकता की मजबूत भावना स्थापित की। बचपन से ही मैंने उन्हें समाज की सेवा करते हुए देखा। उनकी निस्वार्थ भावना से मुझे ये सीखने को मिला है कि यह जीवन सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं और कल जो कुछ भी बन सकता हूं, वह सब मेरे माता पिता के बलिदानों के कारण ही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे इन-लॉज मिले जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और न्यूयॉर्क में रहती हूँ। भारतीय संस्कृति को हमारे घर में लाने के लिए मैं अपने इन-लॉज की आभारी हूँ। साथ ही साथ मुझे एक आर्टिस्टिक करियर बनाने में भी बहुत समर्थन मिला है। मुझे उनके सोशल चैरिटी के काम पर गर्व है और उनके उसके प्रति समर्पण को देखकर आश्चर्य भी है। Nani and Nana are the best. Nani and Nana are amazing. Nani and Nana are the best part of our lives. हाँ, गुप्ता परिवार के पास सब कुछ है। एक सफल करियर, एक सुंदर परिवार और बहुत सारी भौतिक संपदा। लेकिन उनके लिए वास्तविक संतुष्टि उन चीजों से आती है जो भौतिक नहीं है। उनकी खुशी तो दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने में छुपी हुई है। आज भी उनके जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों की सेवा करने में समर्पित है। We want this awakening in the society. हम चाहते हैं कि ये जागृति हमारे भारतीय समाज के साथ साथ अमेरिकी समाज में भी हो। हमारा उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। भारत की मूलभूत सभ्यता, संस्कार और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर वे अमेरिका में भारत के उसी विचार को जीवंत कर रहे हैं जिसकी जड़ वसुधैव कुटुंबकम में है। हो सकता है कि आज वे उस भूमि से हजारों मील दूर रहते हैं जहां उनका जन्म हुआ था, पर उनके नेक इरादों और दृढ़ निश्चय ने भारत और अमेरिका के हजारों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। अपने अनुभव, ज्ञान और समर्पण की भावना से उन्होंने एक ऐसी नींव रखी है जो न केवल अमेरिका में हिंदू समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि पूरी मानवता उनके विचारों को आने वाले कई वर्षों तक संजोएगी।